भाषा और साहित्य विषयक अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत से विद्वानों ने कार्य किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी अनुसंधान की सैद्धांतिकी पर विस्तार से विवेचना की है। डॉक्टर उदय भानु सिंह, डॉक्टर सावित्री सिन्हा, इन सब ने स्वतंत्र रूप से में अनुसंधान की सैद्धांतिकी पर पुस्तक भी लिखी है, बहुत से लेख भी लिखे हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह ने तो हिंदी के स्वीकृत 100 शोध प्रबंधों का परिचय भी दिया है, सिर्फ इसलिए कि जो शोध विषय चुने जाते हैं उन विषयों के वर्गीकरण, विषय विभाजन, अध्यायीकरण, इसकी प्रक्रिया का भी एक मानक रूप हमारे सामने आ सके। अनुसंधान हिंदी और भाषा संबंधी, साहित्य संबंधी विभिन्न आयामों को, विभिन्न क्षेत्रों को, विभिन्न दिशाओं को केंद्र में रखकर जब आगे बढ़ता है तो कभी समाजशास्त्रीय दृष्टि से, तो समाजशास्त्र एक अनुशासन है, समाजशास्त्र की सैद्धांतिकी की विवेचना करते हुए ही उसका व्यावहारिक अनुप्रयोग हमें शोध विषय पर करना होता है। इसलिए समाजशास्त्र की सैद्धांतिकी आगे की पूरी यात्रा, शोध यात्रा का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी तरह लोक संस्कृति को लेकर किए गए शोध को देखें, संस्कृति परक अध्ययन पर आधारित शोध को देखें, तुलनात्मक दृष्टि से किए गए शोध प्रबंधों को देखें, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से किए गए शोध प्रबंधों को देखें, पौराणिक अध्ययन की दृष्टि से किए गए, आख्यान मूलक दृष्टि से किए गए, या ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से, या राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से, ये तमाम वो पक्ष हैं जो रचना, रचनाकार, पूरी परंपरा, इन संदर्भों में जो शोध या अनुसंधान किए जाते हैं उनमें विधिवत कल, आज और कल, इस दृष्टि से रिसर्चर या शोधार्थी जो है वो सारे सिद्धांतों का, अनुसंधान की पद्धति और प्रक्रिया का, उसका अनुपालन करते हुए कुछ मौलिक और नवीन निष्कर्ष निकालने और स्थापित करने का प्रयत्न करता है। पूरी पृष्ठभूमि का मूल्यांकन, परिस्थितियों का मूल्यांकन, परिवेश का मूल्यांकन, समसामयिकता का मूल्यांकन, प्रदेय का मूल्यांकन, रचना और रचनाकार का अवदान क्या है, उसने उस परंपरा में, उस विधा के क्षेत्र में, उस धारा में, उस प्रवृत्ति में क्या नया उपलब्ध कराया। एक ही युग के, एक ही परिवेश और परिस्थिति से प्रेरित होकर सृजन करने वाले कवि या गद्यकार भी जब सृजन करते हैं तो सृजन में, उनकी रचना धर्मिता में लेखक सापेक्ष, कवि सापेक्ष मौलिकता उद्घाटित होती है। इसीलिए छायावाद के 4 बड़े कवि, चारों का प्रदेय महत्वपूर्ण है, लेकिन चारों में मौलिकता, नवीनता और विलक्षणता इसके दर्शन होते हैं। प्रेमचंद उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं, कथा सम्राट हैं, लेकिन प्रेमचंद के युग के अन्य कथाकार भी कथा सृजन कर रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी दृष्टि है, अपना अपना नजरिया या प्रदेय है, उसकी जांच पड़ताल, उसका खोज करते हुए मूल्यांकन यह शोधार्थी या अनुसंधित्सु करता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि एक ही परिवेश में, एक ही समय में रहते हुए भी रचनाकार का नजरिया, उसका दृष्टिकोण, उसका भावलोक, उसका विचारलोक नितांत भिन्न होता है। इसी सब को खोज निकालना, इसी सब के माध्यम से उपलब्धियों के वैविध्य को रेखांकित करना, यह भी शोध का और शोधार्थी का धर्म होता है। शोध प्रबंध के अंतर्गत, शोध कार्य के अंतर्गत
दिए जाने वाले शोध संदर्भ, पाद टिप्पणियां जिनको फुटनोट्स भी कहते हैं, उनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध होनी चाहिए। वह प्रथम स्रोत से ही लिए जाने चाहिए, दूसरे तीसरे या प्रकारांतर से लिए गए स्रोतों से न लिए गए हों, यह इसके लिए आश्वस्त होना आवश्यक है। शोध संदर्भों में, उनकी प्रस्तुति में, पाद टिप्पणियों में, उनके लेखन में एक रूपता का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शोधार्थी यह मानकर शोध की तरफ आगे बढ़ना चाहिए कि यह गंभीर कार्य, यह मानक और प्रामाणिक कार्य युग युगांतर तक मार्ग प्रशस्त करता है। आने वाली पीढ़ियां उन शोध प्रबंधों को पढ़ती हैं, उनसे लाभान्वित होती हैं और उनके मार्ग को आगे बढ़ाने का प्रयत्न भी करती हैं। इसलिए अनुसंधात्सुओं की, शोधार्थियों की स्थापनाएं ये स्वतः पुष्ट हों, वह शोधार्थी की जिज्ञासाओं को शांत करने वाली, उनकी पुष्टि करने वाली होनी चाहिए। संदर्भ ग्रंथ प्रामाणिक होने चाहिए, मानक होने चाहिए, उत्कृष्ट और आदर्श ग्रंथ होने चाहिए। शोधार्थी को शोध प्रबंध या शोध आलेख लिखते समय जिन किन्हीं ग्रंथों का वह अध्ययन कर रहा है, जिन्हें आधार बना रहा है, जिनसे सहायता ले रहा है, वो उच्च स्तरीय हों, वो गाइड, वो कुंजियां, वो नोट्स, विश्वविद्यालयी जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ की अध्ययन सामग्री आदि है, उनको शोध का आधार नहीं बनाना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी, बहुत से शोधार्थी अब वह जो आधारभूत सामग्री की उत्कृष्टता है उसकी अनदेखी करते हैं, उससे बचना चाहिए। ऑनलाइन सामग्री की प्रामाणिकता अधिकांशतः संदिग्ध होती है, इसलिए उसे भी आधार बनाने से या तो बचना चाहिए, या अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि हमें पुस्तकों से, ग्रंथों से, पुस्तकालयों से, संग्रहालयों से जाकर करनी चाहिए। पत्र पत्रिकाओं के लिए, वहां से लिए गए संदर्भों के लिए भी शोध की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए। पत्रिका भी उस विषय की, उस अनुशासन की, उस दिशा की गंभीर प्रामाणिक पत्रिका हो, अनुकरणीय, अनुसरणीय पत्रिका हो, पठनीय पत्रिका हो। इसलिए शोध के विषय की गरिमा के अनुकूल संदर्भ सामग्री होनी चाहिए। ऑनलाइन बहुत सी पत्रिकाओं के स्तर, गरिमा और प्रामाणिकता के विषय में भी हमें पहले आश्वस्त होना चाहिए कि इन्हें हम शोध प्रबंध में, शोध आलेख में सहायक बनाएं कि न बनाएं, इनकी लोक स्वीकृति, इनकी ग्राह्यता, इनकी प्रसिद्धि, इनकी प्रामाणिकता है या नहीं, यह भी हमें सुनिश्चित करना चाहिए। शोध कार्य या शोध प्रबंध में पृष्ठ पेषण से बचना चाहिए, यानी आवृत्ति से बचना चाहिए। यदि कोई कार्य, यदि कोई आयाम पहले के शोध प्रबंधों में, पुस्तकों में उद्घाटित किए जा चुके हैं तो बार बार उनकी आवृत्ति ना हो। हम भी अपने प्रबंध में जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व को, हालांकि पहले अनेक शोधार्थी अपने प्रबंधों में उस कवि पर, उस रचना पर, उस रचनाकार पर विवेचना कर चुके हैं, लेकिन हम यदि उसी रचनाकार पर पुनः अन्य किसी नए आयाम पर शोध करने जा रहे हैं, यदि हमारे पास जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व संबंधी कुछ नए तथ्य, कुछ नई जानकारियां हैं, तो हम उसे शामिल करें, अन्यथा पृष्ठ पेषण न करें। जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व संबंधी बहुत सी जानकारियां यदि रचना और रचनाकार के परिकर से, परिवार से, परिजनों से नवीन तथ्यों के साथ उपलब्ध हों
तो उनका अभिनंदन होता है, उनका स्वागत होता है, कुछ नई जानकारियों की चर्चा परिचर्चा होती है, उनकी विवेचना नए ढंग से यह भी की जा सकती है, की जाती भी है। लेकिन बार बार हर शोध प्रबंध में यदि नवीनता मौलिकता नहीं है तो उसे दोहराने से बचना चाहिए। शोध विषय की आत्मा, मूल लक्ष्य, शोधार्थी की शोध दृष्टि, यह उसी पर केंद्रित होनी चाहिए। यानी जो मूल विषय है, उस मूल विषय की आत्मा पर शोधार्थी को अपना फोकस, अपना नजरिया, अपनी दृष्टि, इसको केंद्रित करना चाहिए। अवांछित विषय विवेचन, अनर्गल विस्तार, इससे बचना चाहिए। सदा सर्वदा यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मौलिकता अनुसंधान का प्राण तत्व है। यदि हमारी शोध, हमारा अनुसंधान, हमारा शोध प्रबंध, हमारा शोध आलेख किसी नई मान्यता को स्थापित नहीं करता, किसी नई दृष्टि को उद्घाटित नहीं करता, तो उसका अभिनंदन, उसका स्वागत अनुसंधान जगत में नहीं हो पाता। शोध की एक दिशा पांडुलिपि खोजना भी है। पुरानी मध्यकालीन प्राचीन पुस्तकों की अनेक पांडुलिपियां जो अभी अप्राप्य हैं, अनुपलब्ध हैं, परिकर परिवार के निजी संग्रहालयों में सुरक्षित हैं, या कुछ अन्य संग्रहालयों और पुस्तकालयों में अप्रकाशित रूप में जर्जर अवस्था में हैं, उनको खोजना, उनका संपादन करना, उनको पाठालोचन की दृष्टि से तैयार करना, हस्तलिखित लेख, चित्र, हस्तलिपियां, इनका संग्रह करना, उनकी प्रामाणिकता को सुनिश्चित करना, ये सब भी शोध का ही एक हिस्सा है। प्राचीन और मध्यकालीन रचनाकारों के चित्र यदि मिल जाएं, उनकी हस्तलिपि यदि मिल जाए, उनकी कोई पांडुलिपि यदि मिल जाए, उनको निकालना, उनका संपादन करना, पाठ की पाठालोचन की दृष्टि से समीक्षा करना, ये सब भी शोध के ही आयामों के अंतर्गत शामिल होता है। इस तरह साहित्य के 3 हेतु माने जाते हैं: शक्ति यानी प्रतिभा, निपुणता और अभ्यास। निपुणता को व्युत्पत्ति भी कहा जाता है। अभ्यास निश्चित रूप से बार बार उस कार्य को करते रहने की एक प्रक्रिया है। अनुसंधान में आविष्कार यानी खोज वह प्रतिभा है, प्रतिभा से उत्पन्न एक उपलब्धि है। आख्यान या विवेचन यह निपुणता है, दक्षता है। और तथ्य शोधन, प्रतिपादन, पाठ का अध्ययन, समीक्षा, विवेचना, ये उसका अभ्यास है। इस तरह शोधार्थी को या अनुसंधित्सु को तथ्यान्वेषक होना चाहिए। तथ्यों की खोज, तथ्यों की प्रामाणिकता के साथ खोज, प्रामाणिक स्रोत से उपलब्धि, तथ्याख्यानक के साथ साथ प्रौढ़, संतुलित और तटस्थ आलोचक, यह भी शोधार्थी या अनुसंधित्सु के पास होना चाहिए। जो समीक्षा या आलोचना या मूल्यांकन या परख आदि की दृष्टि है, वो तटस्थ होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, वह पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए। समीक्षक, आलोचक हमसे पहले क्या कह गए, हम उसको पढ़कर समझकर अपने दृष्टिकोण से ही समीक्षा करें, यह अत्यंत आवश्यक होता है। यह तथ्यान्वेषण 2 प्रकार से विशेष रूप से होता है: काल के गर्भ में या प्रवाह में लुप्त हो गए तथ्यों को खोजना। बहुत से ऐसे तथ्य जो समय बीत जाने पर, शताब्दियां बीत जाने पर वह काल के गर्भ में विलुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, उन तथ्यों को खोजना। और दूसरा, विवेच्य या शोध विषय में उसके अंतर्गत निहित तथ्यों को खोजना, उनका अन्वेषण करना। इसके आधार पर भी हमें शोध को आगे बढ़ाना चाहिए। यदि किसी लेखक या कवि पर हम शोध कर रहे हैं तो उसके युग की परिस्थितियों का अध्ययन विधिवत, गंभीरता से, प्रौढ़ता से, संतुलन के साथ करना चाहिए।
उस रचनाकार के युगबोध को भी समझना चाहिए। उसके जीवन व्यक्तित्व से जुड़ी घटनाओं से भी हमें प्रामाणिक निष्कर्ष निकालने चाहिए, क्योंकि जीवन और व्यक्तित्व साहित्य सृजन की प्रेरणा होता है, उसका मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए रचनाकार ने कैसा जीवन प्राप्त किया, जिया, कैसा व्यक्तित्व था, प्रकृति क्या थी, उसके स्वभाव, उसकी अभिरुचियां, ये सब भी साहित्य को समझने में, रचना और रचनाकार की प्रवृत्तियों को समझने में मदद करते हैं। बाह्य और अंतरंग तथ्यों से जानकारी की समीक्षा की जाती है, की जानी चाहिए। इसलिए रचना और रचनाकार के आत्मकथन, उनके दार्शनिक विचार, उनके नैतिक मूल्य, उनकी शैली का वैशिष्ट्य, उनकी भाषा का सौंदर्य, उनका शब्द चयन, उनका प्राकृतिक बोध, यह सब भी शोध विषय को बोधगम्य बनाने में मदद करते हैं। इसलिए शोधार्थी को इन सब संदर्भों की भी गंभीर समझ अर्जित करनी चाहिए। अनुक्रमणिका में लिखित अध्याय शीर्षक, जितने भी अध्यायों में हम शोध विषय को विभक्त करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, वो जो शीर्षक हम अध्याय के अनुक्रमणिका में लिखते हैं या उसके जो उपशीर्षक हम तैयार करते हैं, प्रबंध के अंतर्गत भी भाषा, शिल्प, शब्द, विराम आदि चिन्ह, इन सब दृष्टियों से वो प्रबंध के अंतर्गत भी एक रूपता के साथ ही आने चाहिए। यानी अनुक्रमणिका में कुछ और अंदर अध्यायों में कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए शीर्षक, उपशीर्षक, एक रूप, यूनिफॉर्मिटी, इसका ध्यान रखना चाहिए। आलोचनात्मक दृष्टि में सर्वांग निरीक्षण, सांगोपांग निरीक्षण, यह भी विषय का होना चाहिए, तभी आलोचना या आलोचनात्मक दृष्टि के साथ न्याय हो सकता है। विषय विवेचन में प्रभाव ग्रहण, व्याख्या विश्लेषण तथा निर्णय या निष्कर्ष का मूल्यांकन, यह भी विधिवत होना चाहिए। स्वाभाविक है कि हम बहुत सी आधारभूत सामग्री को, आधार ग्रंथों को, आलोचनात्मक ग्रंथों को, पत्र पत्रिकाओं को, कोश आदि ग्रंथों को, इन सबको देखते हैं, शोध प्रबंधों को देखते हैं और उपलब्ध सहायक अनेक प्रकार के अनुशासनों की सामग्री को भी देखते हैं। तो विषय विवेचन करते समय हम कहां से कितना प्रभाव ग्रहण कर रहे हैं, किससे प्रेरणा ले रहे हैं, कहीं हम आवृत्ति दोष से ग्रस्त तो नहीं हो रहे। व्याख्या विश्लेषण करते हुए, उनका निष्कर्ष निकालते हुए, उनकी स्थापना या मान्यता को अपने स्थापित करते हुए हमें विधिवत इन सब बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए कि हम तर्क संगत, न्याय संगत निष्कर्ष निकाल रहे हैं। किसी समालोचक, इतिहासकार या शोधार्थी को लगातार कई अनुच्छेदों में या कई पृष्ठों में उद्धृत नहीं करना चाहिए। भले ही हम ससंदर्भ उल्लिखित कर रहे हों, उद्धृत कर रहे हों, लेकिन लगातार अनेक अनुच्छेद किसी को उद्धृत करते हुए या कई पृष्ठ उसे उद्धृत करते हुए हम शोध प्रबंध में प्रस्तुत करने से बचें, यही समुचित है। उचित मात्रा में ही हम उद्धरण को अपने प्रबंध में शामिल करें, उद्धृत करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम अपने से पहले की गई शोध या शोध प्रबंधों की स्थापनाओं को ही अपने प्रबंधों में कई पृष्ठों या अनुच्छेदों में यदि उद्धृत कर रहे हैं, तो वह एक प्रकार से चौर्य कर्म की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। शोध प्रक्रिया की अपनी आचार संहिता होती है। चौर्य कर्म, जो आजकल प्लेगरिज्म से जिसकी जांच भी की जाती है, उससे बचना चाहिए, क्योंकि यदि प्लेगरिज्म चेकिंग के दौरान आ जाता है और 9% से अधिक अगर प्लेगरिज्म की रिपोर्ट आ जाती है, तो हमारा शोध प्रबंध या शोध आलेख वह स्वीकृत नहीं होता।
पारिभाषिक शब्दों को सप्रमाण व्याख्यायित और पुष्ट करना चाहिए। कहां से ले रहे हैं, उसका स्रोत क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, संदर्भ सापेक्ष उसकी सार्थकता क्या है, उन सबको भी कोश ग्रंथों से, शब्दावली संग्रहों से, उनसे हमें उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करनी चाहिए। बहुत से पारिभाषिक शब्द संग्रह, उनकी परिभाषाएं वो हमें उपलब्ध होती हैं, उन प्रामाणिक ग्रंथों से उनकी मदद ली जानी चाहिए। शोध का लक्ष्य या उद्देश्य ज्ञान वृद्धि होता है, जबकि आलोचना का उद्देश्य ज्ञान के मूलार्थ या आत्मा से अवगत कराना होता है। इसलिए ज्ञान की उपलब्धि और ज्ञान से अवगत कराना, इन दोनों में अंतर है, उसके मर्म को उद्घाटित करना। इसलिए दोनों, अनुसंधान और आलोचना, ये पर्याय नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। अनुसंधान के जब हम विभिन्न चरणों पर उनकी समस्याओं और चुनौतियों पर दृष्टि डालते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है विषय निर्धारण, विषय चयन, उसका कारण, उसकी प्रेरणा, इसको भी, इसके आधार को भी स्पष्ट करना चाहिए। विषय की मौलिकता का सुनिश्चय भी हमें करना चाहिए। शोध प्रबंध संबंधी पूर्व शोध कार्यों का आकलन, अध्ययन, मूल्यांकन, यह भी हमें शोध प्रारंभ करने से पहले, शोध की ओर अग्रसर होते समय करना चाहिए। सामग्री की प्राप्ति के स्रोत क्या है, कहां से सामग्री मिलेगी, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए। बहुत सी चुनौतियां भी भाषा और साहित्य के संदर्भ में शोध करते समय हमारे समक्ष आती हैं। जैसे जो फील्ड वर्क है, उसके लिए मानसिकता तैयार करनी चाहिए। सामान्यतः शोधार्थी अब पुस्तकालय में बैठकर, टेबल पर बैठकर शोध करना चाहते हैं या करते हुए पाए जाते हैं। यदि आपको आधारभूत सामग्री, सहायक सामग्री, उसके लिए कहीं बाहर, शहर से बाहर जाना हो, किसी पुस्तकालय में जाना हो, किसी व्यक्ति विशेष के पास जाना हो, तो उसकी मानसिकता भी बननी चाहिए। शोध उपाधि को रोजगार से जोड़कर देखना एक बड़ी समस्या है। अब ऐसा लगता है कि पीएचडी या एमफिल या शोधालेख आदि का लेखन प्रकाशन यह हो जाएगा तो हमें प्रोन्नति मिलेगी, हमारा चयन हो जाएगा, हमारी नियुक्ति हो जाएगी। इस दृष्टि से शोध के साथ जो न्याय होना चाहिए वो नहीं हो पाता। छोटे शहरों के विश्वविद्यालयों में अद्यतन पुस्तकें न मिलना भी एक चुनौती है। वहाँ पर किताबों का वितरण, किताबों की खरीद उस तरह से नहीं हो पाती, विद्यार्थी शोधार्थी वहाँ नहीं पहुँच पाते। महानगरों में, शहरों में तो उपलब्ध हो जाती हैं। अब ऑनलाइन भी किताबें उपलब्ध होने लगी हैं, लेकिन उनकी भी प्रामाणिकता सुनिश्चित करनी चाहिए। नए नए विमर्शों की सैद्धांतिकी पर प्रामाणिक ग्रंथों की अनुपलब्धता भी एक चुनौती है। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, पर्यावरण विमर्श, आदिवासी विमर्श, विकलांग विमर्श, ऐसे बहुत से विमर्श अब चल निकले हैं। उन सब में भी अगर प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध न हो तो शोध के साथ न्याय नहीं हो पाता। इस पर भी विचार करना चाहिए। विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, इन सब क्षेत्रों में ज्ञान एवं जानकारी का स्वभाषा में उपलब्ध न होना, यह भी एक बड़ी चुनौती है। आज ज़रूरत है कि विज्ञान, तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं काम करें। इस क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ अब हिंदी में प्रामाणिक लेखन करें, अनुवाद करें, जिससे ये सामग्री हिंदी में उपलब्ध हो और हमारे साहित्य के बच्चे, साहित्य के विद्यार्थी इस क्षेत्र में काम कर सकें। अनेक वांछित ग्रंथों का अनुदित होना यह भी अपेक्षित है और उनकी प्रामाणिकता यह भी अपेक्षित है। इसलिए अनुवाद अनुपलब्ध होना और प्रामाणिकता न होना यह भी चुनौती है। पूरे देश के विश्वविद्यालयों में हो रही शोध को सूचीबद्ध करना, उनकी सूचियों का मुद्रण करना, उनकी प्रामाणिकता के साथ सूची उपलब्ध कराना, यह ऑनलाइन डाटा तैयार करना, यह भी एक बड़ी चुनौती है। एक ही विषय पर अलग अलग संस्थानों से हो रही शोध के कारण आवृत्ति दोष का सामना करना, यह भी एक चुनौती है। समसामयिक साहित्य की अनुपलब्धता, यह भी एक चुनौती है। इस तरह शोध की विभिन्न पद्धतियों पर यदि हम दृष्टि डालें तो सर्वेक्षण पद्धति अत्यंत महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है।
आलोचनात्मक अध्ययन पद्धति, जिसमें काव्य रूप, अभिव्यंजना शिल्प, भाषा शैली, भाव तत्व, प्रभावात्मकता, इन सब पर भी हम विचार कर सकते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति, काव्य शास्त्रीय अध्ययन पद्धति, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, समस्या मूलक अध्ययन पद्धति, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, प्रश्नोत्तर अध्ययन पद्धति, साक्षात्कार अध्ययन पद्धति, वर्ग विशेष को केंद्र में रखकर किए जाने वाले अध्ययन की पद्धति, क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति, ये तमाम बिंदु इस बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं कि शोध की तरफ अग्रसर होने वाले शोधार्थी को अपनी अभिरुचि को, अपनी गति को, अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र को पूर्व निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहिए। केवल इसलिए हम कि शोध करना है, शोध में पंजीकरण हो, उपाधि के लिए अग्रसर हों और हमें कोई भी विषय दे दिया जाए हम शोध कर लेंगे, यह वृत्ति समुचित नहीं मानी जाती। हमें अपनी गति, अपनी अभिरुचि, अपने अधिकार, अपनी विशेषज्ञता, इसको ध्यान में रखकर विषय का चयन करना चाहिए, विषय पर श्रम और साधना करनी चाहिए, क्योंकि यह जो शोध कार्य है यह वस्तुतः आने वाले बच्चों के लिए, शोधार्थियों के लिए, नई पीढ़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इसलिए हम अनुसंधान या शोध के क्षेत्र में, शोध की दिशा में उसकी जो सैद्धांतिकी है, उसके जो मानक हैं, उनका विधिवत गहन गंभीर अध्ययन करने के बाद और शोध विषय संबंधी सामग्री की उपलब्धता को आश्वस्त होने के बाद हम अपने शोध विषय के क्षेत्र में आगे बढ़ें और हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में, भारतीय भाषाओं और साहित्य के क्षेत्र में अपनी शोध दृष्टि को एकदम स्पष्ट बनाते हुए शोध कार्य की ओर अग्रसर हों। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।